गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का प्लेलिस्ट चल रहा है और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग डील करेंगे रेट एनालिसिस को डिफरेंट मटेरियल के लिए। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग वहाँ पे जाके यूट्यूब में जाके देख सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कंक्रीट का, अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंक्रीट का, तो कंक्रीट का अगर बात करें तो कंक्रीट इज़ जनरली द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिला के जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। तो अगर मान लो, अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ देखे होंगे, जो देखे वो कोरिलेट कर पाएंगे। कभी भी कोई बिल्डिंग में काम हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? सीमेंट और सैंड को मिलाते हैं और उसमें एग्रीगेट मिलाते हैं, उसके बाद उसमें पानी को मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें पानी को हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो अगर हमारा पानी को नहीं मिलाया गया है कंक्रीट में तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई वॉल्यूम। अगर हमारा पानी को नहीं मिलाया गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राई वॉल्यूम। और अगर पानी को मिला दिया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेट वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेट वॉल्यूम। तो यही लिखा हुआ है कि ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.52 से लेके 1.54 ऑफ वेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि कंक्रीट इज अवेलेबल इन डिफरेंट ग्रेड। डिफरेंट ग्रेड क्या हो गया? हमारे पास M5 हो गया, बात करें M10 हो गया, और भी डिफरेंट ग्रेड 15, 20 डिफरेंट ग्रेड्स में अवेलेबल होता है। प्लस नेक्स्ट अगर बात करें तो कंक्रीट है क्या? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बता दिया। देखो, नेक्स्ट हम लोग का आता है ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी का बात करें, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, ब्रिक मैसनरी और कुछ नहीं, ईटा का गथनी होता है। जनरली लोकल लैंग्वेज में बात करें, सबसे पहला पॉइंट है कि साइज ऑफ नॉमिनल ब्रिक विदाउट मोटार क्या होता है? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, और विथ मोटार कितना होता है? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। देखो, मान लो ये एक ब्रिक्स है, ठीक है, या फिर मान लो ये एक ब्रिक है और इसके ऊपर एक ब्रिक और रखा जाएगा। तो ब्रिक रखने से पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक मोर्टार का लेयर, जो सीमेंट का मसाला होता है, सीमेंट और बालू का मसाला, उसको यहाँ पे देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे दूसरा ब्रिक्स को रखते हैं। फिर मान लो अगर साइड में एक ब्रिक देना, यहाँ पे मसाला देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक ब्रिक, सिमिलरली यहाँ पे मसाला देंगे, फिर यहाँ पे एक ब्रिक। इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं? ब्रिक वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मान लो जब कभी भी हम लोग मोर्टार को नहीं देंगे, यानी कि मोर्टार मतलब क्या हो गया? ये ब्रिक है, अगर इसके ऊपर का मसाला को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हमारा 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर क्या होगा? हमारा ये जो ब्रिक्स है, इस ब्रिक का साइज होगा। और मान लो अगर ये जो मोर्टार है, ये जो मोर्टार है, अगर इसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा ये टोटल का साइज़ कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ थर्ड पॉइंट में कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक्स लगता है। मान लो कि कहीं पे 500 ब्रिक्स का काम हुआ, कहीं पे 500 ब्रिक्स का काम हुआ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क हुआ। या कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितना ब्रिक्स इन्वॉल्व है, कितना ईटा इन्वॉल्व है, और ये जनरली किया भी जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में हमारा 500 ब्रिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, एज पर द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, ये याद रखना। मान लो अगर हमारा ब्रिक का साइज को घटा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है तो हमारा ब्रिक्स का क्वांटिटी भी घटेगा बढ़ेगा, बट एज पर द नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स हमारा कितना ब्रिक्स वहाँ पे लगता है 1 मीटर क्यूब में? फिर से अगर मेमोराइज करें, हमारा 1 मीटर क्यूब में हमारा टोटल 500 ब्रिक्स लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ मोटार इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क होगा तो उसमें उसका 30% क्या होता है? मोटार होता है। इसका 30% क्या होता है? मोटार होता है। यानी कि कोई भी अगर मान लो 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क हो रहा है तो 1 मीटर क्यूब का 30% यानी कि 0.30 मीटर क्यूब क्या होगा? वहाँ पे मोटार का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, चारों पॉइंट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारा आता प्लास्टर। मान लो अगर प्लास्टरिंग का काम हो रहा 1 मीटर क्यूब ऑफ प्लास्टर वर्क ऑफ 12 mm। देखो ये चीज़ पॉइंट है कि 12 mm का अगर प्लास्टर का काम हो रहा है, 12 mm इसका क्या है, हमारा थिकनेस है, इसका हमारा थिकनेस है। 12 mm हमारा क्या डिनोट कर रहा है, थिकनेस को डिनोट कर रहा है। मान लो अगर हमारा प्लास्टर का थिकनेस 12 mm है और अगर वो 1 मीटर क्यूब में हो रहा है तो उसमें 0.012 मीटर क्यूब ऑफ मोटार का रिक्वायरमेंट होगा। 0.012 मीटर क्यूब मोटार का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार 0.012 इंटू 1.6, यानी कि अगर हम लोग को ड्राई वॉल्यूम निकालना है कोई मोटार का तो उसको हम लोग 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम लोग 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार आ जाएगा। ठीक है। तो ये जनरली हम लोग समझे रेट एनालिसिस के बारे में, कंक्रीट का कैसे करते हैं, ब्रिक मैसनरी का कैसे करते हैं। इसके बाद देखो हमारा एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। देखो कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, टेंडर वगैरह निकलता है, इनमें कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट में समझेंगे बढ़िया से, बट रफली समझो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी ठेकेदार तभी काम करेगा जब उसको कोई प्रॉफिट होगा। मान लो कोई भी अमाउंट का प्रोजेक्ट है, वो तभी उस पर पैसा निवेश करेगा, तभी उस पर काम करेगा जब उसको कोई ना कोई प्रॉफिट होगा। तो क्या लिखा हुआ है, इन रेट एनालिसिस अ परसेंटेज एडेड टू द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर, overhead charges etc. to ensure the contractor's financial viability and cover unforeseen expenses। इसमें क्या बोल रहा है, जो टोटल हमारा रेट निकलता है, मटेरियल में कितना लगा, सीमेंट, सैंड, ये सब में कितना हमारा पैसा लगा, लेबर में कितना हमारा पैसा लगा, ओवरहेड चार्जेस में हमारा कितना पैसा लगा, ये सब का मान लो अगर हमारा टोटल चार्जेस लग गया 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख का 10 to 15% किसको दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, मान लो हमारा टोटल अमाउंट लग गया 10 लाख रुपीज़, तो इसका 10 से 15% किसको दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, ताकि उसका फाइनेंशियल वायबिलिटी प्रेजेंट रहे, वो बना रहे, प्लस जो उसका ऊपरी खर्चा है, मान लो वो गाड़ी से आ रहा है साइट पे, अपना घर से गाड़ी चला के साइट पे आ रहा है, तो भाई उसका पेट्रोल डीजल कुछ भी चलेगा ना, तो उसका वो सब जो अनसीन खर्चा है, जो सीन खर्चा नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो पेपर में नहीं दिखाया जा सकता, वो उसका कवर हो जाए, इसलिए उसको जनरली 10 to 15% का प्रॉफिट दिया जाता है। तो यही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। इसके बाद आता है DSR, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट। क्या होता है DSR, स्टैंडर्ड बुकलेट पब्लिश्ड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। स्टैंडर्ड बुकलेट पब्लिश्ड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, like PWD to guide the preparation of project estimates and rate analysis। मान लो कोई बिल्डिंग का रेट का एनालिसिस बन रहा है, एक एस्टिमेट बन रहा है, ठीक है। मान लो एक G+5 का बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग, उसका हम लोग को क्या बनाना है, एक एस्टिमेट बनाना है। तो अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारा लेबर में कितना पैसा लगेगा, वहाँ का लेबर मेरे से कितना रुपया लेगा, वहाँ से अगर उस एरिया से, मान लो हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहा है धनबाद एरिया में, ठीक है, धनबाद एरिया में एक G+5 का कमर्शियल बिल्डिंग बन रहा है। लेट से एग्जांपल ले लो अपना आपनो घर जो है एक धनबाद में गोविंदपुर में, वो बन रहा है, तो उसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या एस्टिमेट होगा। तो DSR, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट्स, हम लोग को क्या बताता है कि भैया अगर आप इस पार्टिकुलर लोकेशन में, इस डिस्ट्रिक्ट धनबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो भैया वहाँ पे आपका लेबर का इतना रुपया लगेगा, भैया वहाँ पे आपका सीमेंट का इतना रुपया लगेगा। हर मटेरियल का रेट वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जिससे कि हम लोग वो बुक को पलटते हैं, वहाँ से रेट को लेते हैं और जितना भी क्वांटिटी अपने को वहाँ पे लगेगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने पास क्या आ जाता है, वहाँ का एस्टिमेट आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग को DSR क्या चीज़ में हेल्प करता है, एक एस्टिमेट को रेडी करने में हेल्प करता है, एज पर द रेट ऑफ दैट लोकेलिटी या एज पर द रेट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है
कि डीएसआर हम लोग को क्या बताता है, हेल्प करता है एस्टिमेट वगैरह बनाने में। स्टैंडर्ड बुकलेट पब्लिश बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाइक पीडब्ल्यूडी टू गाइड द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स एंड रेट एनालिसिस। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। देखो अभी जैसा कि बोले, मान लो हमारा लेबर लगेगा, सीमेंट लगेगा, तो वहाँ पे सीमेंट का क्या रेट है हम लोग को कौन बताएगा, डीएसआर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट्स ओन डीएसआर। अभी जैसे कि बताया धनबाद का अलग होगा, देवघर का अलग होगा। जैसा जैसा वहाँ पे कॉस्टिंग है, जहाँ पे मतलब मान लो ट्रांसपोर्टेशन भी डिफ़र करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डिफ़र करता है, तो जहाँ का जैसा रेट है उस अकॉर्डिंग वहाँ का डीएसआर बनता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है डीएसआर हेल्प्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इन रेट एनालिसिस। देखो डीएसआर क्या हेल्प करता है, मान लो कि अपन दे दिए आपनो घर का, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कॉन्ट्रैक्टर को। अब भैया वो क्या किया, सीमेंट का रेट था कुछ, अब वो बढ़ा दिया, अब उसमें 100 रुपया या 200 रुपया बोरा का हर बैग्स में वो क्या किया, रेट को इंक्रीज़ कर दिया। अब मान लो यहाँ पे डीएसआर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर मान लो हमारे पास एक बुक नहीं होता जिसमें सब चीज़ का रेट लिखा हुआ है, तो क्या होता, कॉन्ट्रैक्टर जितना रेट लिख के दिया है हम लोग को उतना का पेमेंट करना पड़ जाता। लेकिन मान लो इफ़ वी हैव डीएसआर, अगर हम लोग के पास डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट्स अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से चेक कर लेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर रेट दिया है वो रेट सही है या नहीं है, वो रेट सही है या नहीं है। डैट मीन्स डीएसआर हेल्प्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सही रेट ले रहा है या नहीं मेरे से, और अगर ले रहा है तो किस अकॉर्डिंग ले रहा है, वो हम लोग को कौन हेल्प करता है, डीएसआर। तो यही है जनरली डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट्स, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, और ये हम लोग को हेल्प करता है एस्टिमेट बनाने में, रेट एनालिसिस करने में, प्लस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को शो करने में। तो यही था जनरली हमारा डीएसआर। और अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट भी आज हम लोग समझे, और ये डिफरेंट वर्क का रेट एनालिसिस में कैसे डेटा हेल्प करता है वो डेटा को हम लोग समझे। तो यही था हम लोग का आज का क्लास। ठीक है, थैंक यू।